सभी को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं आय और रोजगार का सिद्धांत। ये क्वेश्चन पेपर में कई तरह से आ सकता है। जैसे लिखा हो सकता है केन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत समझाएं, या अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ होता है, या समग्र मांग और समग्र पूर्ति से संतुलन समझाइए, बचत और निवेश से संतुलन समझाइए, या बचत और निवेश वहीं बराबर होते हैं जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं। कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आए, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर एक ही है। केन्स का रोजगार सिद्धांत, अर्थव्यवस्था में संतुलन, ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति से संतुलन, बचत और निवेश से संतुलन, इन दोनों का बराबर होना, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में संतुलन वहाँ होता है, या आय और रोजगार का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। समग्र अक्षर है ना बेटा, इसकी जगह पे समस्त अक्षर भी हो सकता है, कुल अक्षर भी हो सकता है। इंग्लिश में एक ही अक्षर होता है, एग्रीगेट, ठीक है। समग्र मांग, समस्त मांग, कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड एक ही अक्षर है। समग्र पूर्ति, समस्त पूर्ति, कुल पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई एक ही चीज़ है, ठीक है। जहाँ पर एडी और एएस, एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। तो मैं एडी और एएस बोलूँ तो समझ जाना समग्र मांग और समग्र पूर्ति बोल रही हूँ। जहाँ पर एडी इज इक्वल टू एएस हो जाता है वहाँ संतुलन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एडी क्या है, यानी समग्र मांग किसे कहते हैं। किसी देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग को समग्र मांग कहते हैं। यानी पूरे देश में जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, सारी वस्तुएं और सेवाएं, इनकी मांग का जोड़ समग्र मांग है, ठीक है। इसको कुल व्यय नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि हम जब मांग करते हैं तो पैसा खर्च करते हैं, तो इसे कुल व्यय नाम से भी पुकारा जाता है। समग्र पूर्ति किसे कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को समग्र पूर्ति कहते हैं। समग्र पूर्ति को कुल आय नाम से भी पुकारा जाता है, कुल उत्पादन नाम से भी पुकारा जाता है, वाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एएस और वाई एक ही बात है। समग्र मांग, सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग को समग्र मांग कहते हैं। जो समग्र मांग है ना, इसके 4 घटक होते हैं। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है उपभोग, आई का मतलब है निवेश, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम का मतलब है शुद्ध निर्यात। यानी 4 घटक हो गए समग्र मांग के, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय या सार्वजनिक व्यय और शुद्ध निर्यात। एक्स माइनस एम का मतलब निर्यात माइनस आयात, शुद्ध निर्यात। केन्स ने अपने मॉडल को आसान बनाने के लिए ये मान लिया कि 2 ही घटक हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए केन्स ने सिर्फ 2 घटक की बात की, उपभोग और निवेश की। अब आय और रोजगार का सिद्धांत आए तो आपने सी लिखना है पहले। हम जानते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, लेकिन केन्स ने अपने मॉडल को सरल करने के लिए यह किया कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई मान लिया। अब सी क्या है, उपभोग क्या है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, इसे उपभोग कहते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई। आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उपभोग उससे कम अनुपात में बढ़ता है। सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई आप कर चुके हैं। इतनी सी चीज़ आप इसमें डालेंगे कि उपभोग की परिभाषा लिखेंगे, सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई लिखेंगे, फिर आप कहेंगे आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, लेकिन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। फिर आप निवेश की परिभाषा देंगे। पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। निवेश 2 चीज़ों पर निर्भर करता है,
ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता। ब्याज की दर वो है जो आप जमा करते हैं और आपको पैसा मिलता है। पूंजी की सीमांत कुशलता क्या होती है? जब आप कोई मशीन खरीदते हैं ना, तो कितने प्रतिशत लाभ की आप आशा करते हैं, वो पूंजी की सीमांत कुशलता है। ठीक है, पूंजी की अतिरिक्त इकाई लगाने से कितने प्रतिशत लाभ की आशा की जाती है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास 10 लाख रुपया है। मान लो आप बैंक में पैसे जमा करते हो और आपको ये 10 लाख रुपए से 8% प्रॉफिट होता है, और अगर आप मशीन लेते हो तो आपको 10% प्रॉफिट होता है। तो आप मशीन लोगे ना, कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आप कंपैरिजन ज़रूर करते हो कि मुझे प्रॉफिट बैंक में जमा करने से होगा, मशीन लेने से होगा, दुकान खोलने से होगा, तभी तो आप वो काम करते हो ना। यानी आप MEC और ब्याज की दर को कंपेयर करते हो। अगर MEC ज़्यादा है ब्याज की दर से तो निवेश किया जाता है, और अगर MEC कम है ब्याज की दर से तो निवेश नहीं किया जाता है। और दोनों बराबर हैं तो उत्पादक की मर्जी है वो निवेश करे या ना करे। MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की अतिरिक्त इकाई लगाने से जितने प्रतिशत लाभ की आशा की जाती है। तो आपने सिर्फ निवेश की व्याख्या जब करेंगे ना, तो 2 ही लाइन लिखेंगे आप कि उत्पादक जो है ब्याज की दर की और पूंजी की सीमांत कुशलता की तुलना करता है। अगर पूंजी की सीमांत कुशलता अधिक है, केवल उस स्थिति में वो निवेश करेगा, और अगर पूंजी की सीमांत कुशलता ब्याज से कम है तो वो निवेश नहीं करेगा। और दोनों बराबर हैं तो उसकी मर्जी है उत्पादक की वो निवेश करे या ना करे। ये आपने व्याख्या की AD की। AS की व्याख्या क्या की? AS = C+S होता है। C की व्याख्या आप कर चुके हैं, चाहें तो एक लाइन में लिख दें कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खर्च करता है, वो उपभोग है। S बचत। बचत क्या है? आय का वह हिस्सा जिसे खर्च नहीं किया जाता उसे हम बचत कहते हैं। बचत भी आय पर निर्भर करती है। S is also a function of Y। ठीक है, तो आपने थ्योरी पार्ट इतना लिखना है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया। फिर भी फटाफट बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में संतुलन वहाँ होता है जहाँ समग्र मांग = समग्र पूर्ति हो जाते हैं। समग्र मांग हेडिंग डाला। किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग को समग्र मांग कहते हैं। AD = C+I+G+X-M होता है, लेकिन केन्स ने अपने मॉडल को सरल बनाने के लिए AD = C+I मान लिया। C उपभोग। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, इसे हम उपभोग कहते हैं। C is a function of Y। आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उपभोग उससे कम अनुपात में बढ़ता है। निवेश। पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। I is a function of R and MEC। MEC ज़्यादा है तो निवेश होगा, R ज़्यादा है तो निवेश नहीं होगा, दोनों बराबर है तो उत्पादक की मर्जी है। समग्र पूर्ति। किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को समग्र पूर्ति कहते हैं। AS = C+S। C की परिभाषा हम ऊपर दे चुके हैं। S क्या है? बचत। आय का वह हिस्सा जिसे खर्च नहीं किया जाता उसे बचत कहते हैं। S is a function of Y। ये आपकी 7, 8, 10 लाइनें 12 लाइनें जो बनी वो आपको लिखनी है जब 6 नंबर का प्रश्न आए। अब आप कहेंगे आइए हम इसे तालिका से समझते हैं। आप तालिका बनाइए। अब हम तालिका बनाएंगे, फिर हम इसका चित्र बनाएंगे, और तालिका और चित्र दोनों बनाएंगे। अगर पेपर में कहा है कि चित्र द्वारा व्याख्या करें तो तालिका नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने कहा है तालिका द्वारा बनाएं तो आप तालिका ज़रूर बनाएं। अगर उसने कहा है व्याख्या कीजिए तब आप दोनों बना दीजिए। और अगर आपके पास टाइम है, कभी भी पेपर में आपका पेपर नहीं छूटता, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप दोनों चीज़ें बनाएंगे। जिन बच्चों की स्पीड कम है वो एक चीज़ बनाए पेपर में जो पूछी गई है, आप पर छोड़ा गया है तो भी आप एक चीज़ से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है वो तालिका भी बनाए और चित्र भी बनाए। चलिए अब हम तालिका बनाते हैं। देखिए अब हम इसकी तालिका बनाते हैं। आय और रोजगार का निर्धारण क्वेश्चन आए, तुमको तालिका कैसे बनानी है। ये Y लिखा मैंने, आय
करोड़ रुपए उपभोग, बचत, ये अब आप इतना तो आप पहले कर चुके हैं ना कि वाई वाई याद कीजिए, हमने एमपीसी एपीसी निकाला था तो हमने वाई को लिखा था 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, जितना तक मर्जी ले जाइए। ऐसे ही सी हमने 70 का पहाड़ा पढ़ा था, याद कीजिए 70, 140 है ना, इसमें से ये घटा दिया था तो बचत आ गई थी। यहाँ तक आपको आता है। अब मैंने एक कॉलम और बनाया है, ई मतलब रोजगार। जो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है ना, रोजगार के अनुसार ही तो बढ़ती है ना। तो रोजगार हमने लाख लोग लिखा, यहाँ हम लिख सकते हैं 100, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी 10 लाख लोग, 20 लाख लोग। जैसे ये बढ़ते चले गए, आय भी बढ़ती चली गई। रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। अब देखिए, केन्स ये मानकर चलते हैं कि जो बचत है ना, उसका पॉजिटिव हिस्सा है ना, जो देखो ये आपके सामने पॉजिटिव हिस्सा ये है, इसमें से कोई एक अक्षर उठा लेना। मैंने यहाँ से 50 को उठाया और निवेश की जगह पे भर दिया। केन्स ये मान के चलते हैं जो निवेश है वो स्थिर है, यानी आय के विभिन्न स्तरों पर निवेश को अपने मॉडल में उन्होंने स्थिर माना कि ये मॉडल, ये मान लीजिए निवेश 50, 50, 50 हुआ। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 50 माना, 50 माने, आप 80 भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं, 140 भी ले सकते हैं। अब एडी क्या होता है? एडी समग्र मांग सी प्लस आई, यानी ये लाइन और ये लाइन, इनको जोड़ दीजिए दोनों को तो सी प्लस आई आ जाएगा। 70 प्लस 50 120, 140 प्लस 50 190, 260, 330, 400, 470, 400, 540, 600, 10। ठीक है, इसको बहुत जल्दी जल्दी बनाना हो तो ध्यान रखें, पहला अक्षर बना लेना, 120 आ गया, दूसरा अक्षर बना लिया 190। तो जितना बड़ा था ना, 70 का पहाड़ा बना ना हमने, तो ये 70 बढ़ेगा। तो आप हर एक को 70 बढ़ाते जाएं, 120, 190, 70 बढ़े ना, फिर 70, फिर 70, फिर 70, ये 70 प्लस करते जाओ, अगली लाइन फटाफट भरी जाएगी। ठीक है, और नहीं तो ये 2 लाइनें आपके सामने हैं, एक स्थिर चीज़ को इसी से जोड़ोगे तो यही तो आएगा। अब ए एस क्या होता है? ए एस बराबर सी प्लस एस होता है। सी की लाइन ये है, एस की लाइन ये है, इन दोनों लाइन को जोड़ोगे तो यही लाइन तो बनेगी ना, क्योंकि y हमेशा क्या होता है? सी प्लस एस। याद कीजिए, हमने इसमें से इसको घटाया तो ये आया, इसका मतलब ये और ये जोड़ दें तो यही तो आएगा। 70 माइनस 70 0, 140 माइनस 40 100, 210 माइनस 10 200, 280 प्लस 20 300। तो यानी इन दोनों कॉलम को जोड़ोगे तो y का कॉलम ही बनेगा। तो ए एस और y एक ही बात होती है। कभी भी ए एस पुट करना है तो y की लाइन को पुट कर देना, ऐसे कैसे पेस्ट मार देना, वो आपका ए एस ही बनेगा। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ हुआ? यहाँ हुआ ना, ए डी और ए एस, 400 और ये 400 यहाँ बराबर हुए ना। ये कहाँ बराबर हुए? ये वहीं तो बराबर हुए जहाँ बचत और निवेश लिए थे आपने बराबर। अगर आपने 50 लिया है तो आपका ए डी एस यहाँ बराबर आएगा। अगर आपने 80 लिया होता तो आपका यहाँ संतुलन आता, आपने 110 लिया होता तो यहाँ संतुलन आता। यानी ये लाइन आपने कौन सी चुनी है इसमें से, वो ध्यान रखिएगा। जहाँ पर एस और आई बराबर होंगे ना, पक्का पक्का ए डी और ए एस वहीं बराबर होने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। अब ये पूरा यहाँ तक ले आइए, यहाँ लिख दीजिए अर्थव्यवस्था में संतुलन, आय व रोजगार का संतुलन। जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया है वही शब्द यहाँ पे बड़ा बड़ा आ जाए और इसको एक बॉक्स की तरह से आप बना दें।
अब ध्यान से देखिए, अर्थव्यवस्था में जब संतुलन हुआ, ADS बराबर हुए, S और I बराबर हुए, तो कितने लोगों को काम मिला? 40 लाख लोगों को काम मिला। बाकी जो 30 लाख लोग थे, ये देखिए 70 लाख लोग हैं ना कुल, 30 लाख लोगों को काम नहीं मिला। इसका मतलब केन्स ने इस तालिका में ये भी सिद्ध कर दिया कि संतुलन ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार पर हो। ये पूर्ण रोजगार से पहले संतुलन हो गया, यानी अपूर्ण रोजगार पर संतुलन हो गया। और अगर 30 लाख लोगों को काम, अगर तुम ये वाली लाइन चुनते, ध्यान से देखिए, 140 वाली लाइन चुनते तो आपका संतुलन यहाँ आ जाता, तो कौन सा संतुलन होता? पूर्ण रोजगार संतुलन होता। तो संतुलन पूर्ण रोजगार पर हो सकता है, पूर्ण रोजगार से पहले हो सकता है, पूर्ण रोजगार के बाद हो सकता है। ये भी कॉन्सेप्ट इसी तालिका से आपको क्लियर होता है। ठीक है, अब ये हम तालिका बनाई थी, आय और रोजगार का निर्धारण कहाँ होता है? जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं, जहाँ बचत और निवेश बराबर होते हैं। 40 लाख लोगों को काम मिला दी गई तालिका में, 400 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आय हुई, तो आय और रोजगार का संतुलन हुआ। क्लियर? अब ये तालिका, अब हम चित्र द्वारा इसकी व्याख्या करते हैं कि आय और रोजगार का निर्धारण कहाँ होता है। एक्स एक्सिस पे आय और रोजगार लिखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ वक्र बनाएंगे हम समग्र मांग समग्र पूर्ति का, इसीलिए इस वक्र में वाई एक्सिस में हमने समग्र मांग समग्र पूर्ति लिया, यहाँ हमने बचत और निवेश लिया। ठीक है, इस पूरे लेसन में याद रखें एक्स एक्सिस पर आपका आय व रोजगार आएगा। अब देखिए, आप इसको एक 45 डिग्री लाइन, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींच लीजिए जो सीधी रेखा हो। ये आपका AS वक्र है, C+S। ये 45 डिग्री ही क्यों होता है? पहला प्रश्न, क्योंकि y हमेशा C+S होता है। ये हमने किया पहले, यहाँ हमने y लिया, यहाँ हमने AS लिया, इन दोनों को मिलाएंगे, वक्र बनाएंगे, यानी 100, 200, 300, 400 ऐसे लिखते अगर आप, और इसका वक्र बनाते तो बिल्कुल सेंटर से ही तो जाएगा ना, क्योंकि दो चीज़ें बराबर हो गई। जब ये दो चीज़ें बराबर हो गई तो वक्र 45 डिग्री पे जाएगा। पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, समग्र पूर्ति वक्र 45 डिग्री पे क्यों बनता है? क्योंकि y = C+S, AS = C+S, और यानी y और AS बराबर हो जाते हैं, इसीलिए ये वक्र 45 डिग्री पे जाता है। अब AD वक्र अगर आप तालिका से बना के देखना, आप खुद तालिका बनाना और बना के देखना, वो आपका y एक्सिस से शुरू होगा, क्योंकि C+I है ना, 0 I के सीध में C भी था और I भी था, तो दोनों को बनाएंगे और ऊपर की ओर जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये आपका AD वक्र बनेगा। ध्यान रखें, AD वक्र y एक्सिस से शुरू होगा, क्योंकि C+I है, तो शून्य आय पर उपभोग भी दिखाया था हमने और निवेश भी दिखाया था। अब ये कहाँ गया? यहाँ। और AD वक्र, ये भी ध्यान रखें, ऊपर की ओर जाती हुई रेखा है। ठीक है, AS वक्र भी ऊपर जा रही है, AD वक्र भी ऊपर जा रहा है। AS वक्र 45 डिग्री है, AD वक्र y एक्सिस से शुरू होता है और पॉजिटिव ढाल का होता है। ये दोनों E बिंदु पर कट गए। अब आप फ्री हैंड बना रहे हैं चित्र, तो इसको नीचे ले आइए। अगर आप तालिका से बना रहे हैं तो अपने आप ही आएगा इक्वल, लेकिन इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप तालिका से बनाएं। ये आपका आय और रोजगार का स्तर हुआ OY, संतुलन का स्तर कितना है? OY स्तर है। अब यहाँ पर आपका निवेश जो है वो स्थिर था। ठीक है, हमने निवेश को स्थिर बना दिया, I याद कीजिए, 50 50 50 हमने लिया था। अब यहाँ से पूर्ति, ये बचत वक्र निकालिए, SS। ठीक है, बनाने का तरीका बता रहे हैं, AD और S जहाँ बराबर हैं वहीं S और I बराबर आने चाहिए। I लाइन जो है वो पैरेलल टू X एक्सिस होती है, S लाइन धनात्मक ढाल की होती है, ये हम पिछले टॉपिक में बता भी चुके हैं आपको। और ये Y एक्सिस से शुरू होती है ना, ऋणात्मक जगह से, क्योंकि शून्य आय पर जितना उपभोग किया उतनी ही ये बचत हो गई। ये संतुलन बिंदु हो गया। अब इसकी व्याख्या एक लाइन में कर दीजिएगा।
इस चित्र से स्पष्ट है कि AD और AS ई बिंदु पर काटते हैं। आय और रोजगार का निर्धारण OY स्तर पर होता है। यहीं पर बचत वक्र और निवेश वक्र एक दूसरे को काटते हैं, संतुलन स्तर OY होता है। क्लियर? तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है कि सिद्ध कीजिए या समझाइए कि आय और रोजगार का निर्धारण कहाँ होता है, या केन्स का रोजगार सिद्धांत समझाएं, या अर्थव्यवस्था में संतुलन समझाएं। सबसे पहले आप परिभाषा देंगे, फिर AD/AS को बताएंगे, फिर तालिका बनाएंगे, फिर आप चित्र बनाएंगे। व्याख्या तालिका की भी एक लाइन में कर देंगे और चित्र की भी एक ही लाइन में करेंगे। निष्कर्ष लिखेंगे कि इस तालिका व चित्र से स्पष्ट है कि संतुलन वही होता है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर? अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी पेपर में कि बचत निवेश से अधिक हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो ये समग्र मांग है ना बेटा, C+I, इसका दूसरा नाम है कुल व्यय। ठीक है, क्योंकि मांग करते हैं तो हम खर्च करते हैं और उत्पादन करते हैं तो हमें आय मिलती है। इसका दूसरा नाम है कुल आय। ठीक है, ये शब्द भी लिखे हो तो डरना नहीं। कुल आय मतलब AS, कुल व्यय मतलब AD। ठीक है, पेपर में प्रश्न आया बचत और निवेश बराबर ना हो, यानी बचत अधिक है निवेश से, आ गया मान लो बचत ज़्यादा है निवेश से, तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए बचत ज़्यादा है, चित्र सामने आपके, चित्र ज़रूर बनाएंगे जब ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, बचत निवेश से अधिक है या कम है तो क्या प्रभाव होगा। आपने ये देखिए बचत यहाँ इक्वल थे, ये ज़्यादा हुई ना निवेश से, तो ये वो पूरा एरिया है जब बचत ज़्यादा है निवेश से। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मैंने M पॉइंट ले लिया, Y1, इसको मैं ऊपर ले गई, दोनों वक्रों तक पहुंचा दो। ठीक, जब भी बचत ज़्यादा हो निवेश से, इसका मतलब है देश में मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है। उत्पादन तो ज़्यादा हो गया है, उसको खरीदने वाले लोग नहीं हैं, तो उत्पादकों का माल बच जाएगा, है ना। उत्पादकों का माल बचेगा तो क्या करेंगे वो, सोचिए। आप दुकानदार हैं, आप उत्पादक हैं, आपका माल नहीं बिक रहा है, उत्पादन तो कर लिया, मांग नहीं हो रही है, उस स्थिति में आप उत्पादन को गिराएंगे। उत्पादन गिरेगा, आय गिरेगी, रोजगार गिरेगा, और ये तब तक गिरता चला जाएगा जब तक ये बराबर ना हो जाए, यानी आप यहाँ आएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आएंगे, आपको संतुलन तक पहुँचना है, याद रख लो, आपको संतुलन पे पहुँचना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए निवेश ज़्यादा है बचत से, देखिए निवेश ज़्यादा है बचत से, ये सारा एरिया, इधर का एरिया क्या है, निवेश ज़्यादा है बचत से, तब क्या होगा, कोई एक बिंदु ले लो। अब मांग ज़्यादा है पूर्ति से, AD ज़्यादा है AS से, मांगने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। उत्पादक प्रोत्साहित होंगे, अरे हमारी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है, उत्पादन करो उत्पादन करो उत्पादन करो, डिमांड बढ़ रही है, तो उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तब तक बढ़ेगा जब तक कि संतुलन की स्थिति ना आ जाए। तो सब बच्चों को ये क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए कि बचत निवेश से ज़्यादा हो तो आय उत्पादन रोजगार गिरते हैं, और जब भी निवेश ज़्यादा हो तो उत्पादन आय और रोजगार बढ़ते हैं। सोचिए निवेश बढ़ने का मतलब क्या है, मशीनें लगना, सड़कें बनना, तो नेचुरल है रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। चित्र से भी आपको समझ आना चाहिए, सोच के भी समझ में आना चाहिए कि क्या होगा अगर बचत लोग ज़्यादा करने लग गए और निवेश कर ही नहीं रहे, तो क्या होगा, सब चीज़ें उत्पादन रोजगार और आय गिर जाएंगी। और जब निवेश ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, उत्पादन आय और रोजगार बढ़ेंगे, और वो तब तक होंगे जब तक संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता। क्लियर?